हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो से हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन 2024-25 के लिए, पर्टिकुलरली जो सीबीएसई का सिलेबस है उसको। लेकिन यदि किसी आप और बोर्ड से हो और तभी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये सारे सिलेबस को कवर करता है क्लास +2 के। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आ रहा है कि उसमें का मीनिंग क्या है। बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जो इकोनॉमी एज ए होल में उसके इकोनॉमी के इश्यूज को स्टडी करती है या उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन द वर्ड्स ऑफ एम.एच. स्पेंसर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज ए होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। In macroeconomics, attention is focused on such problems as the level of employment, the rate of unemployment, the rate of inflation, the nation's total output and other matters of economy को, इन सब को फोकस किया जाता है। इन सब के बारे में सोचा जाता है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, इन प्रॉब्लम से को कैसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। बच्चों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो आपने पढ़ी थी +1 में, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हो मेरे पास, या जो अपनी कोर्स का पार्ट है वो अभी +2 में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो डिफरेंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बाद में लिखा है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो इससे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी रिवाइज हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड और फर्म और एन इंडस्ट्री। मतलब किसी भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, और उस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इश्यूज। सेंट्रल इश्यूज क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इश्यूज क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल। सो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर्स सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों ध्यान रखना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट हैं और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट हैं। मैंने ये इस तरीके से ये नोट्स तैयार किए हैं कि अगर आप इसको देख के अपने नोट्स भी कंप्लीट करना चाहो, यहाँ से देख के, मेरी वीडियोस देख के नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है और मैक्रो में वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। सो इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स माइक्रो में एजेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स। और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक आरबीआई, सेबी, ये किसके होते हैं? मैक्रो में। और स्टडी ऑफ, या जो मेथड ऑफ स्टडी है वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, क्योंकि हम सारा एग्रीगेट नहीं करते, कुछ लेवल तक ही हम एग्रीगेट करते हैं, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और ये जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, सारी ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस होता है। इक्विलिब्रियम हम वहाँ का देखते हैं मैक्रो में। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एजम्पशन ऑफ स्टडी, इसमें मैक्रो वेरिएबल्स लाइक टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट, और माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो मैक्रो वेरिएबल्स लाइक टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट टेकन एज कांस्टेंट। मैक्रो वेरिएबल्स माइक्रो की स्टडी में कांस्टेंट रहेंगे, सिंपल बात, और माइक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैक्रो की स्टडी में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, वो है कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या कहता है। काफ़ी बच्चों को इसको लेके भी
कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब एक डायलेमा भी होता है, या यूँ कह लीजिए एक ऐसा विरोधाभास है कि जो चीज़ इसमें है वो इस पे लागू नहीं होती, जो माइक्रो में लागू होती है वो मैक्रो पे लागू नहीं होती। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम इसको लिखें या बात करें तो वो है विच इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, कि जो चीज़ हम माइक्रो पे हमें सही लगती है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं हो सकती या नहीं होती। और एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया ये कि एट माइक्रो लेवल अगर कोई wants to save his money because he want maximum consumer satisfaction, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक में कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है, तो वो अपने पैसों को बचाने की कोशिश करेगा, देन इट इज़ गुड फॉर हिज प्रॉस्पेरिटी। एक इंडिविजुअल के लिए सेव करना उसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का साइन है। बट अगर सारे ही इंडिविजुअल सेव करना शुरू कर देंगे मैक्रो लेवल पे, then it lowers demand of goods and services, it lowers overall output, it lowers employment level, it lowers slow down further investment, which is not good sign for growth or even survival of any economy। ठीक है बच्चों, तो ये फिर विरोधाभास हुआ ना, ये पैराडॉक्स है कि माइक्रो तो ये कहता है कि जितना कंज्यूमर सेव करेगा उतना फ़ायदा है, बट मैक्रो में वो सही नहीं है, क्योंकि सारे ही सेव करने लगेंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या यूँ कह लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि उसका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है या एरिया ऑफ स्टडी क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। बच्चों इसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम को, इसमें हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, इसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ मनी को, जर्नल प्राइस लेवल को, इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना या डिफ्लेशन मतलब कीमतों का कम होना। दोनों चीज़ें खतरनाक होती हैं इकोनॉमी में बच्चों। अगर रेट बढ़ रहा है तो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, रेट कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो फिर वो आगे अपना अपनी प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ाएगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, तो ये स्कोप है। तो यही आने वाले चैप्टर्स आप पढ़ोगे, यदि आप इंडेक्स में देखोगे तो यही चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं कि हमारे देश की किसी भी इकॉनमी की मैक्रो लेवल पे नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बना सकते हैं। मनी कैसे इवॉल्व हुई, मनी कैसे बनती है, आरबीआई उसको कैसे सर्कुलेट करता है सेंट्रल बैंक के फॉर्म में, और कमर्शियल बैंक कैसे मनी को डबल करते हैं या मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लायर के हिसाब से उसको क्रेडिट क्रिएट करते हैं मनी को। फिर जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप, और सरकार का क्या रोल है यदि वो एक सेक्टर है एक उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो बजट बना के किस तरीके से इकॉनमी को सुधारती है या संभालती है। क्योंकि हमारे देश में मिक्स्ड इकॉनमी होने की वजह से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा स्कोप। बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब हो पता ही आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकॉनमी मतलब ये हमारी इकॉनमी के में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकॉनमी, ये डिस्क्राइब करता है हमारी इकॉनमी का लेवल क्या है, इकॉनमी की नेचर क्या है, किसके थ्रू, जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। नेशनल इनकम मतलब एक तरह से यूँ कहे कि हमारी औकात का पता चल जाता है कि किस लेवल पे है, किस नेचर की है। एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इंडस्ट्री इकॉनमी है, ठीक है जी, लेवल क्या है, हायर लेवल है, लोअर लेवल है, तो ये सारी चीज़ें जीडीपी से हमें पता चल जाती हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें हेल्पफुल होती है अपनी इकॉनमी को डिस्क्राइब करने के लिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। और रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे बनते हैं बच्चों, जो रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बनते हैं थ्रू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के। ठीक है बच्चों, अब मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बना के सरकारें क्या करती हैं, या इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस मिनिस्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप बनाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट बजट। तो ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी बना के आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट बजट में उसका भी ध्यान रखा जाता है कि कब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कब हमें इंपोर्ट नहीं करना है, कब हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, रोज़गार देने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है जी, इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात होती है,
इंपोर्ट अच्छा हो, ज़्यादा हो, तो कई बार वो हमारा कंपल्शन ऑफ ट्रेड हो जाता है। ठीक है जी, कई बार मान लीजिए हमारे देश में बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, या इकॉनमी में इस तरीके की हमें ज़रूरत है गुड्स की कि जो बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, वॉर रिलेटेड गुड्स भी कई बार बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी इंपोर्ट करने की क्या कंपल्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना तो बहुत अच्छी बात है, हम इंपोर्ट यदि ज़्यादा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब डिपेंडेबिलिटी टुवर्ड्स अदर हमारी है। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हमें समझाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पॉवर्टी तो गरीबी होगी, क्योंकि यदि हमारे देश की जीडीपी कम है, अगर हमारे देश की बच्चों इधर देखो जीडीपी कम है तो इसका मतलब लो प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या है, लो प्रोडक्शन है। जब लो प्रोडक्शन है तो फिर क्या जाएगा, लो एम्प्लॉयमेंट जाएगा। लो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली रिलेटेड विद पॉवर्टी, तो इससे पॉवर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉवर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल बना के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पोल्यूशन किस तरीके से खतरनाक है। वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी जियोग्राफी को ख़राब करने के साथ साथ हमारे लैंड को, हमारी एयर को, हमारे वाटर को ख़राब कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज पे अफेक्ट डालता है, जिससे कि हमारे स्केयर रिसोर्सेज की, जो कीमती रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी वैल्यू को कम करता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये मैक्रो मॉडल्स बना के हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालता है हमारी इकोनॉमी में। अब हम आगे बात करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये स्टडी क्या करते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, टोटल कंजम्पशन की, टोटल इन्वेस्टमेंट की। ये सारी जो स्टडीज़ हैं आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एट मैक्रो लेवल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी हमारी डिमांड है, क्या उतनी सप्लाई हम सरकार करवा पाएगी मैक्रो लेवल पे। जितनी हम कंजम्पशन करते हैं अपनी इनकम का कितना पोर्शन हम कंजम्पशन करते हैं, बाकी सेव करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आगे प्रोडक्शन के रास्ते खुले रहें। तो ये सारी ओवरऑल स्टडी किस में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चों, तो आपको जान के बड़ी खुशी और हैरानी होगी कि पहला चैप्टर यहीं तक था, और इसी के साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है जी, और विजन भी मेरे साथ ही कर लेना। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए, और क्लास +2 के सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए। आई एम ऑलवेज विद यू, विशिंग यू गुड लक।